Hi everyone, welcome back to channel Rasayan. In the previous video of MSc final year, we had discussed about the conformational analysis of six-membered heterocyclic compounds. And in the conformational analysis of six-membered heterocyclic compounds, we had discussed about the chair conformation, bot conformation, as well as twist bot conformation. Now, in this video, we'll discuss about the points that contains conformations. यानी कि कन्फर्मेशन से उन्हें कौन कौन से पॉइंट्स में हम स्टडी कर सकते हैं, वो वाले पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं कि जब हम यहाँ से सिक्स मेंबर प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द साइक्लोहेक्सेन, अब हम यहाँ पे हेटेरोएटम का इंट्रोड्यूस करा के देन देखेंगे कि यहाँ से जो कन्फर्मेशन है उनका हम कौन कौन से पॉइंट्स में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा सो द कन्फर्मेशन ऑफ, उसी के बाद जो हमने प्रीवियस वीडियो खत्म किया था उसके बाद हमें जस्ट कंटिन्यू करना है। सो द कन्फर्मेशन ऑफ सिक्स मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैज फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स में हमें इनकी स्टडी करनी होती है? फर्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, सेकंड पॉइंट इज पिरामिडल इन्वर्जन एंड थर्ड पॉइंट इज 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। इनमें से दो पॉइंट्स हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, रिमेनिंग वन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ से भी शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। सारा का सारा नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दो पार्ट्स होते हैं यूनिट के, दो पार्ट्स में से यदि आप एक पार्ट कवर कर रहे हैं तो उसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उसमें से आपको ईच एंड एवरी पॉइंट है जो कि आपको कवर करना होता है सो दैट हर एक पॉइंट, हर एक वीडियो लेक्चर यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जो कि हम इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हम इस वाले वीडियो में करेंगे अबाउट द 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पे चलिए इतना ज्यादा क्वेश्चन है वो नहीं भी पूछे जाते, बट 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं कि कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो कि हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे करेंगे डिस्कशन अबाउट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बचता है अपना सेकंड पॉइंट, पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन एज वेल एज रिंग इन्वर्जन है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, तो इसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली इट इज द 7th पार्ट ऑफ नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड मैंने आपको बोला था कि विद इन 10 to 12 पार्ट्स आई कंप्लीट द नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो 7th पार्ट है 8th पार्ट में आपका पिरामिडल इन्वर्जन, रिंग इन्वर्जन हो जाएगा। उसके बाद स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बचता है जो कि आपका 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। सो आई ट्राई टू कंप्लीट द नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एज सुन एज पॉसिबल, और आप लोगों को भी साथ साथ में करते रहना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो पे हैं और वो कमेंट्स में पूछ रहे हैं मैम आप ये कंप्लीट करोगे क्या? अरे तो मतलब 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप अभी फर्स्ट सेकंड पे बैठे हैं और फिर आप पूछ रहे हैं। एटलीस्ट आप 7 तक करके और देन क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कि मैम आप ये कंप्लीट करोगे क्या? और ऑब्वियसली मैं कंप्लीट करूंगी बिकॉज ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रखे हैं दैट मैम कंप्लीट करो। जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला है कि एग्जाम्स हैं वो सभी की आफ्टर 20 हैं, ठीक है। किसी की 21 अगस्त को है, किसी की 23 को है, किसी की 26 को है, किसी की 24 को, तो सबने है ना अलग अलग, बट मतलब बेसिकली एक पॉइंट है जो कि आफ्टर 20 अगस्त ही हैं सभी की एग्जाम्स हैं, तो उससे पहले मैं ये कंप्लीट कर दूंगी बिकॉज ये 8th पार्ट है। इसके बाद 3 या 4 वीडियोस बनेंगी जो कि मैं 1 या 2 दिन में आपको जल्दी से प्रोवाइड करा दूंगी। सो आपका नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंप्लीट हो जाएगा एंड आप एग्जाम में बेटरली परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमें सबसे पहला पॉइंट है वो पढ़ना अबाउट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हमने बात की है अबाउट द कन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस की यदि हम बात करें, वहां पे हमने बात किसके बारे में की थी? अबाउट द साइक्लोहेक्सेन। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अबाउट द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? सबसे पहली चीज हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की स्टडी क्यों कर रहे हैं तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। जब हमने लिया है साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन की 3 कन्फर्मेशंस का स्टडी हमने किया है, ठीक है। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक्स कैन अज्यूम एज चेयर बॉट एंड ट्विस्ट बॉट कन्फर्मेशंस। तीनों कन्फर्मेशंस हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके बताई हुई हैं। आप प्रीवियस वीडियो देख के आ रहे हैं, मैं ऐसा ही सोचती हूँ ऐसे, ठीक है। द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 or more कार्बन एटम बाय हेटेरोएटम, ठीक है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड व्हिच कैन चेंज द स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स बिकॉज ऑफ द introduction of electronic interactions due to the presence of lone pair of electron at heteroatom and affect the geometry of molecule। पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है? चेयर कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था।
तो हम यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन है वही कंसिडर कर लेते हैं। बोट एंड ट्विस्ट बोट को आप एक बार के लिए ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट चेयर कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, द रिप्लेसमेंट ऑफ, मैं एक एक चीज आपको इस वाले स्ट्रक्चर में करके बताऊंगी, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर कार्बन एटम्स। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक या फिर ज्यादा कार्बन एटम्स का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं बाय हेटेरो एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो हम क्या करें, यहाँ पे नाइट्रोजन से किसी एक, यहाँ पे कोई भी एक जो ग्रुप है, एक जो CH2 है, एक जो कार्बन है, उसका रिप्लेसमेंट हम किससे कर देते हैं, नाइट्रोजन से कर देते हैं, या फिर हम किससे कर सकते हैं, ऑक्सीजन से कर सकते हैं, या फिर हम किससे कर सकते हैं, सल्फर से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नाइट्रोजन से रिप्लेसमेंट कर दिया। चलिए हम एक और एग्जांपल है वो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी कंसिडर कर लेते हैं, दैट एक का हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट है वो किससे कर दिया, ऑक्सीजन से कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर लिया, ऑक्सीजन कंसिडर कर लिया, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, नाइट्रोजन कंसिडर किया, नाइट्रोजन वाले पे हाइड्रोजन आएगा, अंडरस्टूड है ये पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब ये जो कंपाउंड बना है, ये क्या बना है, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बना है। हमने सिंपल सा क्या किया, साइक्लोहेक्सेन से वन और मोर कार्बन एटम्स का रिप्लेसमेंट है वो हेटेरो एटम से कर देते हैं, और बनने वाला जो कंपाउंड होता है, फॉर्मिंग कंपाउंड इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पे किस टाइप से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बना है, यहाँ से स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हम वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हम वो चेंज हो जाते हैं जो कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को अफेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज, और ऐसा क्यों होता है, क्यों स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हम वो चेंज हो जाते हैं, बिकॉज जो हम हेटेरो एटम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, हेटेरो एटम्स में क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेदर इट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, सभी में क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो प्रेजेंट होते हैं। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि प्रेजेंट हैं तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या क्रिएट करता है, रिपल्सन क्रिएट करता है। देखिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी कुछ ऐसी होती है, एक तो बॉन्ड पेयर है वो किसके जैसा होता है, जैसे आप दो भाई बहन हो। ठीक है, दो भाई बहन हो तो आपका जो प्यार है वो आधा आधा होता है, आपको हर एक चीज में, मतलब हर एक चीज में आपकी डिवाइडेशन होता है। ठीक है, तो उस वाली सिचुएशन में आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा जिद्दी बच्चे नहीं होते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा शरारती नहीं होते, जिद्दी नहीं होते हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना जानते हो। और लॉन पेयर है वो वैसी वाली सिचुएशन होती है कि एक तो वो सिंगल चाइल्ड है, ठीक है, एक तो वो सिंगल चाइल्ड है, दूसरी कि उसका जो पेरेंट्स है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी दो नहीं है, मतलब मदर या फिर फादर में से कोई एक है। ठीक है, मदर या फिर फादर में से कोई एक है। तो पहली बात तो वो सिंगल चाइल्ड है, दूसरी बात वो मदर या फिर फादर में से कोई एक है। ठीक है, किसी एक के साथ में वो रह रहा है। एक तो आप दो न्यूक्लियस के बीच में अप्रोच में होते हो। ठीक है, मदर और फादर दोनों के बीच में पिसते हो, कोई एक मार रहा है, एक डांट रहा है। ठीक है, एक क्या होता है, एक ही है। ठीक है, एक ही कोई पेरेंट है, आपका सिंगल पेरेंट है, वेदर इट इज मदर और फादर, कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, दोनों नहीं है। तो ऐसी वाली सिचुएशन में क्या होगा, बच्चा थोड़ा बिगड़ा हुआ होगा ना। देखिए मैं किसी को जज यहाँ से नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रही हूँ। लॉन पेयर की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि एक न्यूक्लियस के साथ में एक न्यूक्लियस की अप्रोच रहती है, दो न्यूक्लियस की नहीं रहती। बॉन्ड पेयर में क्या होता है, दो न्यूक्लियस की अप्रोच होती है। यहाँ से यदि हम इस वाले बॉन्ड की बात करें तो यहाँ से कार्बन का न्यूक्लियस, यहाँ से नाइट्रोजन का न्यूक्लियस, तो ये इन्हें फैलने नहीं देते, इन्हें बदमाश नहीं बनने देते। लेकिन लॉन पेयर है वो क्या होता है, सिंगल चाइल्ड होता है। ठीक है, एंड साथ में ओनली एक जो आपका पेरेंट होता है उसी का अप्रोच रहता है। ओनली नाइट्रोजन का अप्रोच है यहाँ पे, ओनली ऑक्सीजन का अप्रोच है। तो ये क्या होगा, बदमाश बच्चा होगा, फैलेगा। तो ये क्या करेगा, दूसरों को क्या करेगा, हार्म करेगा। ठीक है, दूसरों को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ये कैसे, ये देखिए बहुत फैल के बैठा है, बोले दूसरे तुम लोग सिकुड़ लो, मेरी तो पूरी आ जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है लॉन पेयर। तो लॉन पेयर क्या करता है, यहाँ से लॉन पेयर ऑलवेज डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। और ये चीज हम वेस्पर थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी फर्स्ट ईयर के लेवल की चीज है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि लॉन पेयर पे ओनली एक न्यूक्लियस का अप्रोच होता है। दैट्स व्हाई लॉन पेयर वो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है। ठीक है, लॉन पेयर वो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है। एंड ये क्या करता है, दूसरे जो बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या कर देता है, रिपल्सन कर देता है उनका, और खुद आराम से फैल के बैठ जाता है। ठीक है, इसे सबसे ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, महाराजा है भाई ये। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी वजह से ज्योमेट्री है वो अफेक्ट करती है। और ये चीज तो बहुत ही वेल नोन, बहुत ही सिंपल सी बात है कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ज्योमेट्री है वो ऑलवेज ही डिस्टॉर्ट होती है। वेस्पर थ्योरी ने तो इसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ पे भी आपको वही कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना होता है। साथ में दूसरी चीज, सबसे पहली चीज तो क्या आ गई, प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। सेकंड पॉइंट यहाँ से क्या आता है, सेकंड पॉइंट आता है अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम बात करें तो जो दो एटम्स हैं, दो हेटेरो एटम्स हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है वो काम करता है। वही यदि हम बात करते हैं अबाउट द सल्फर, तो सल्फर वाले केस में क्या हो जाता है, बिगर साइज। ठीक है, सल्फर वाले केस में जो
साइज जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा अप्लाई होता है, फिर साइज का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से अप्लाई होता है। कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले कार्बन एंड नाइट्रोजन में से एक तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कि यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन इज एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन कंपेयर टू कार्बन एटम, सो दैट बॉन्ड डिस्टेंस विल बी डिक्रीज। ठीक है, ये वाली जो बॉन्ड डिस्टेंस है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस के कंपेयर में तो कम होने वाली है। क्लियर है इतना, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस की कंपेयर में कम होने वाली है। बॉन्ड डिस्टेंस कम होगी, दैट मीन्स पाई कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे, पाई कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, पाई कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बॉन्ड में पाई कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ यदि शॉर्ट हो रही है, पाई कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, पाई कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से किधर आएगा, sp2 की तरफ आएगा। दैट्स व्हाई एस कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे। एस कैरेक्टर इंक्रीज करते ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, कपलिंग कांस्टेंट, सारी की सारी चीजें वो चेंज हो जाती हैं। पॉइंट क्लियर है, ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहां से होता है ये, यदि हम बात करते हैं सल्फर के केस में, तो सल्फर का क्या होता है, बिगर साइज होता है, तो ये क्या करेगा, खुद पोलराइजेशन हो जाता है इसका। बिगर साइज होने की वजह से यहाँ पे जो कार्बन एंड सल्फर की बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन सल्फर की बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है, इन दोनों के केस में कार्बन सल्फर की बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ वो डिक्रीज कर जाती है। बट बेसिकली जो पॉइंट है वो ये है कि जो एक्चुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ थी ना वो नहीं रहती। ठीक है, उससे चेंजमेंट आ जाता है, और उससे चेंजमेंट आने की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स लाइक कपलिंग कांस्टेंट है, एनएमआर जो स्पेक्ट्रम है, आईआर स्पेक्ट्रम है, ये सारी की सारी चीजें वो चेंज हो जाती हैं। एंड ऐसा होने की वजह से ज्योमेट्री है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, ज्योमेट्री है वो अफेक्ट होती है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं यहाँ से। द शेप ऑफ सिक्स मेंबर्ड रिंग कैन बी डिसाइडेड बाय द कपलिंग कांस्टेंट, और यहाँ से जो शेप होती है, जो सिक्स मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है उसकी शेप है उसे कौन डिसाइड करेगा, कपलिंग कांस्टेंट डिसाइड करेगा, जो कि रिलेटेड होता है कार्पेलेस इक्वेशन से। ठीक है, एंड कपलिंग कांस्टेंट इज रिलेटेड टू डायहेड्रल एंगल बाय कार्पेलेस इक्वेशन। ठीक है, जो कपलिंग कांस्टेंट है वो किससे रिलेटेड होता है, यहाँ से डायहेड्रल एंगल से रिलेटेड होता है, और जिसे हम कैलकुलेट किससे करते हैं, कार्पेलेस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। कार्पेलेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या होता है, j इक्वल्स टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस c होता है। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायहेड्रल एंगल हो जाएगा। ठीक है, a cos स्क्वायर, और c यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन निग्लेक्ट दैट। ठीक है, तो जो बेसिकली j की वैल्यू है वो क्या होगी, a इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा होगी, जिससे कि हम शेप है वो डिसाइड कर सकते हैं सिक्स मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग की। तो पॉइंट यहां से क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो अफेक्ट होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट ऑन हेटेरोएटम। ठीक है, तो यहां से ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साइज है, सारे के सारे फैक्टर्स लगते हैं जो कि स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, एंड एट द एंड अल्टीमेट रिजल्ट इज चेंज इन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है, पॉइंट इतना क्लियर है सिक्स मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। तो जो साइक्लोहेक्सेन था उनसे ज्योमेट्री है वो थोड़ी सी यहाँ पे हट जाती है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के कंपेयर में ज्योमेट्री वो थोड़ी सी हट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। दैट इज 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है, ये क्या होता है, तो जब सबसे पहले देखिए मैं आपको 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है वो एक्सप्लेन करती हूँ इन साइक्लोहेक्सेन, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है वो कैसे होता है। डेफिनेशन वगैरह सारी की सारी चीजें मैं आपको रिंग का एग्जांपल देके देन आपको बताती हूँ कि क्या होता है 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। ठीक है, एक्चुअल में तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से साइक्लोहेक्सेन की रिंग कंसिडर करनी है। साइक्लोहेक्सेन की रिंग में 6 हाइड्रोजन वो कौन से होते हैं, एक्सियल होते हैं, 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होते हैं। ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की थी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन बोल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हमें नहीं बात करनी है अबाउट द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो हमें ओनली किसके बारे में बात करनी है, हमें ओनली बात करनी है अबाउट द एक्सियल बॉन्ड्स। तो एक्सियल बॉन्ड्स के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें और 6 एक्सियल बॉन्ड्स को पुट कर लेने हैं। कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाने का सबसे सिंपल सा है, आप कार्बन नंबर 1 को पकड़ के उस पे एक्सियल बॉन्ड आप साइड बना दीजिए, बाकी अल्टरनेट सीरीज में आप चलते जाइए, डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, अल्टरनेट सीरीज में चलना है। इतना काम हो जाता है। इतना काम होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहां से देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ से ये जो है ये कौन सा एक आर्बिट्री ग्रुप है। ठीक है, दिस वन इज आर्बिट्रेरी ग्रुप। ठीक है, आर्बिट्री ग्रुप है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसका इंटरेक्शन होता है कौन से के साथ में,
जो 3 नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है उन एटम्स के, उन जो हाइड्रोजन के साथ में इनका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन वो प्रेजेंट है। अब इन दोनों हाइड्रोजन की पोजिशन हम देख लेते हैं, यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज 1 2 3, ठीक है, हो गया 3 नंबर पे। यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। दोनों हाइड्रोजन हैं वो इस वाले आर्बिट्री ग्रुप की रिस्पेक्ट में कहाँ पे होते हैं, 1-3 पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, 1-3 पोजीशन पे होते हैं। और जो थर्ड पोजीशन पे जो इक्वेटोरियल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो थर्ड पोजीशन पे इक्वेटोरियल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज सेकंड वाले तो डाउन साइड पे आ गए ना, तो इनके साथ में तो नहीं हो सकता स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, तो किसके साथ में होगा, थर्ड वाले के साथ में। तो यहाँ से ये जो ग्रुप है इसका एक इंटरेक्शन इफेक्ट जाता है, और ये जो इफेक्ट है इसकी वजह से जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन है उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज ऑफ 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। स्टेबिलिटी ऑफ चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सा पॉइंट समझ आ रहा है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, अबाउट द स्टेबिलिटी हमें यहाँ से पता लगानी है कि कौन सा कंपाउंड वो स्टेबल होने वाला है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी बताऊंगी, उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद देखिए मूव करते हैं सेकंड पे। तो सेकंड हमने यहाँ से एक तो ये वाला ट्रायंगल बनता है, दूसरा यहाँ से कौन सा बन सकता है, देखिए दूसरे को मैं यहाँ से दूसरी रिंग में आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। एक हमने देख लिया है इस वाले रिंग में, दूसरा हम देखेंगे इस वाले रिंग में। ठीक है, एक हो गया अप 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन, और दूसरा हम कौन सा करेंगे, डाउन करेंगे। तो डाउन में एक तो हो गया ये वाला, यहाँ पे कौन सा है, आर्बिट्री ग्रुप है, दिस वन इज आर्बिट्री ग्रुप। अब यहाँ से 1 2 3, ठीक है, थर्ड पे डाउन साइड पे आएगा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे भी कहाँ पे आएगा, डाउन साइड पे आएगा हाइड्रोजन एटम। तो अब एक जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पे भी होता है। ठीक है, एक जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पे भी होता है। ये वाला कौन सा है, डाउन इंटरेक्शन है, ये वाला कौन सा है, अप इंटरेक्शन है। तो 2 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन वो पॉसिबल हो सकते हैं इफ साइक्लोहेक्सेन इज 1-4 सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, 1-4 सब्स्टिट्यूशन इसमें होता है, तो यहाँ से 2 बार 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन हो सकता है पॉसिबल। एक तो होगा आपका अप साइड में, दूसरा होगा आपका डाउन साइड में। एंड 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन कॉजेज द डिस्टेबिलिटी ऑफ चेयर कन्फर्मेशन ऑफ द रिंग। जहां पे 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन बढ़ेगा या फिर होता है, प्रेजेंट होता है, वहीं पे क्या होता है, रिंग है वो अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, रिंग है उसकी स्टेबिलिटी वो डिक्रीज कर जाती है। अब हम यहाँ से देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो यही होता है 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। ठीक है, कि यहाँ से कोई भी ग्रुप जो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है वो इसकी रिस्पेक्ट में जो थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन है उनके साथ में इसका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इसके साथ में इनका इंटरेक्शन होता है, और इस इंटरेक्शन की वजह से जो रिंग है उसकी स्टेबिलिटी वो डिक्रीज कर जाती है। एंड 2 इंटरेक्टिंग ग्रुप हैं वो यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, एक अप साइड पे होगा और दूसरा डाउन साइड पे होगा इफ द चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज डाइसब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, 1-4 डाइसब्स्टिट्यूटेड है तो ऐसा होता है। अब बोलोगे कि एक्सियल ही क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए, और 1-3 ही क्यों हो रहा है, 1-2 क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए 1-2 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से 1 और 2 की रिस्पेक्ट में चलते हो ना, तो ये जो है ये कहाँ पे आ गया, डाउन साइड पे आ गया। जो 2 नंबर पे एक्सियल पोजीशन है वो डाउन साइड पे आ जाती है। ठीक है, जो 3 नंबर पे एक्सियल पोजीशन है वही अप साइड पे रहती है। एंड यहाँ से ये वाला और ये वाला, ये जो 3 कार्बन हैं ये सेम प्लेन में रहते हैं, एंड रिमेनिंग 3 कार्बन हैं वो सेम प्लेन पे रहते हैं। ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आप पहले वाला वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको यहाँ से ये चीज समझ आ गई होगी अच्छे से कि 1-3 इंटरेक्शन के लिए हम यहाँ से 2 जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर सकते हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, एक अप हो सकता है दूसरा डाउन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन वो होता क्या, द स्टेरिक इंटरेक्शन दैट अकर्स बिटवीन एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स इन चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, जो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ से ये एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट है, एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स में जो इंटरेक्शन, ठीक है, जो स्टेरिक इंटरेक्शन यहाँ से क्रिएट होता है, एक्सियल जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें स्टेरिक इंटरेक्शन जो क्रिएट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, चेयर कन्फर्मेशन में वही क्या होता है, 1-3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होता है, या फिर हम इसे सिन एक्सियल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिन एक्सियल इंटरेक्शन। सिन एक्सियल इंटरेक्शन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सिन हम किसे बोलते हैं, या तो अप सेम हो या फिर डाउन डाउन सेम हो। ठीक है, पोजीशन से आप 1-2 को नहीं बोल सकते सिन। ठीक है, एक्सियल को या फिर इक्वेटोरियल को आपको सिन या एंटी नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, अप डाउन डाउन। ठीक है, यदि ऐसा कुछ सीन होता है तो ये क्या होंगे, सिन होंगे। ठीक है, अप डाउन या फिर डाउन अप होता है तो फिर वो कौन सा होगा, एंटी हो जाएगा। तो सिन की यदि हम बात करें तो यहाँ से देखिए ये वाला
अप साइड पे है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर कार्बन पे कौन सा आ जाता है, डाउन आ जाता है, तो ये तो नहीं हुआ ना, ये तो एंटी हो गया। फिर ठीक है, थर्ड पे मूव करते हैं, थर्ड पे मूव करते हैं तो थर्ड अगेन अप साइड पे है, तो ये क्या होगा 1 3 सिन हो गया, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, सिन एक्सियल इंटरेक्शन भी बोल रहे होते हैं। तो सिन एक्सियल इंटरेक्शन पूछा जाए या फिर 1 3 डायक्सियल इंटरेक्शन पूछा जाए, बोथ द सेम थिंग्स, ठीक है, दोनों ही है वो सेम बातें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज एन रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन 2 एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन साइक्लोहेक्सेन रिंग। रिपल्सिव इंटरेक्शन है, अब यहां से आपको समझना है, इट इज एन रिपल्सिव इंटरेक्शन। हमने क्या बोला, इट इज एन रिपल्सिव इंटरेक्शन। रिपल्सन जब भी इंक्रीज होता है, ठीक है, या फिर रिपल्सन जब भी कॉज करता है, तो यहां से क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है। रिपल्सन जब भी कॉज करता है एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। एनर्जी यदि इंक्रीज करती है तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज we know that the relationship in between energy and stability, that is energy is inversely proportional to stability. So energy यदि इंक्रीज कर रही है, रिपल्सन इंक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी तो यहां से क्या होगा, स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। और यही चीज हमें बतानी होती कि 1 3 डायक्सियल इंटरेक्शन की वजह से जो चेयर कन्फर्मेशन होता है, जो कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है, वो भी क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए जो आर्बिट्री ग्रुप है इसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाते हैं। इसे हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ऐसा फिर कैसे होता है, ये होता है बाय द रिंग फ्लिपिंग, ठीक है। ये कैसे होता है, बाय द रिंग फ्लिपिंग होता है। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एंड अब यहाँ पे हमें देखना है कि हेट्रो एटम्स हैं, अभी हमने बात किसके बारे में की है, अबाउट द साइक्लोहेक्सेन। अब हमें हेट्रो एटम्स में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में देखना है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की यदि हम बात करें तो यहाँ से हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, दैट हमने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं वो अप्लाई करते हैं। यही एग्जांपल है वो मैं आपको फर्दर भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसीलिए मैं ये एग्जांपल कंसीडर कर रही हूँ। अब यहाँ से देखिए हमने क्या कर लिया, 2 ऑक्सीजन सब वो लगा दिए। एक तो 1 3 इंटरेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा था, ठीक है, ऑलरेडी 1 3 इंटरेक्शन था। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने हेट्रो एटम और लगा दिया। हेट्रो एटम जब भी आता है तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये वाली बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज करेगी, ये वाली बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज करेगी। दोनों बॉन्ड लेंथ यदि डिक्रीज करती हैं, बहुत ही केयरफुली समझिए पॉइंट्स को, दोनों बॉन्ड लेंथ यदि डिक्रीज करती हैं तो ये जो 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस है ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस यदि डिक्रीज कर रही है तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा तो रिपल्सन इंक्रीज करेगा, रिपल्सन इंक्रीज करेगा, एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। तो जो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें 1 3 डायक्सियल इंटरेक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ शॉर्टर कार्बन एंड हेट्रो एटम बॉन्ड लेंथ, सो दैट द रिंग इज गोइंग टू बी अनस्टेबल। पॉइंट क्लियर है। यहाँ से 1 3 डायक्सियल इंटरेक्शन है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में और भी ज्यादा होगा इन कंपेयर टू नॉर्मल कंपाउंड्स, इन कंपेयर टू नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग, बिकॉज ऑफ शॉर्टर कार्बन हेट्रो एटम बॉन्ड लेंथ। यहाँ से जो कार्बन और हेट्रो एटम की बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से स्टेरिक रिपल्सन है वो इंक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। सिंपल सा पॉइंट है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको फिर से पूरा पहले राइट डाउन करके रख लूंगी, ठीक है, क्योंकि फिर से वही ना, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी एग्जाम टाइम में, बिल्कुल आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी वीडियो में। पहले पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है तो पहले मैं पूरा राइट डाउन करके रख लूंगी। कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं विद एग्जांपल्स वो मैं आपको नेक्स्ट शॉट में एक्सप्लेन करती हूँ। एक बार नेक्स्ट शॉट ले लो। सो देखिए इससे पहले वाला हो गया था, हमने पहले वाला शॉर्ट में कंप्लीट किया था दैट यहाँ पे 1 3 डायक्सियल इंटरेक्शन है वो क्या होता है, सिंपल साइक्लोहेक्सेन में। अब इसके बाद हम इस वाले शॉर्ट में देखने वाले हैं दैट हेट्रोसाइक्लिक जो 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें 1 3 डायक्सियल इंटरेक्शन वो किस टाइप से इंपैक्ट करता है मॉलिक्यूल को। तो हमें सारी चीजें यहाँ पे देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इससे पहले वाले शॉर्ट में बताया था, फिर से एक बार थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की रिंग कंसिडर कर लेते हैं एंड साथ में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, साथ में हम यहाँ पे जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है दोनों चीजें हम साथ में कंसिडर कर रहे हैं। एंड अब मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी आपको बताती हूँ यहाँ से कि कैसे जो पैरामीटर्स उन पे इम्पैक्ट है वो जाता है प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की वजह से, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ से 2 रिंग्स वो बना दी हैं। अगेन हमने यहाँ पे कौन सा ले लिया, CH3 सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। एक आपका यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन होता है, एक आपका यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे 1 3 इंटरेक्शन होता है। दूसरा 1 3 इंटरेक्शन है वो कहाँ से हो सकता है, यहाँ पे CH3 लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। 2 टाइप के 1 3 इंटरेक्शन वो हो सकते हैं। ये वाला 1 3 इंटरेक्शन है ये अप साइड से होता है और ये वाला कहाँ से होता है, डाउन साइड से होता है। दोनों क्या है 1 3 इंटरेक्शन होते हैं। अब इसके बाद हमें जो पॉइंट अंडरस्टैंड करना है वो हमें ये अंडरस्टैंड करना है
दैट 1,3 इंटरेक्शन 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ज्यादा होता है। ठीक है, जो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? बिकॉज मैंने रीजन बताया था, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन एंड हेट्रो एटम बॉन्ड होता है उसकी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ की वजह से 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि रिपल्सिव इंटरेक्शन वो इंक्रीज करता है, एनर्जी इंक्रीज करती है और मॉलिक्यूल वो डिस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। हमें इतना सा पॉइंट यहाँ से समझना है। देन यहाँ से लास्ट यदि हम बात करें कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन की, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है वो क्या होगा? यहाँ से डिस्टेबिलिटी ऑफ चेयर कन्फर्मेशन। क्या होगा? डिस्टेबिलिटी ऑफ चेयर कन्फर्मेशन। एक ही कॉन्सिक्वेंस यहाँ से निकल के आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑन एक्सियल पोजीशन देन दे एग्जिबिट 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। सबसे पहली चीज तो ये, कोई भी इक्विटोरियल सब्स्टिट्यूएंट वो कभी भी 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं शो करेगा। लाइक मैं यदि यहाँ से ये वाला एग्जाम्पल रखूँ, यहाँ तक का दिखेगा ना, यहाँ से यदि मैं ये वाला एग्जाम्पल रखती हूँ जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स हमने कहाँ पे रखा है? इक्विटोरियल पे रखा है। ठीक है, तो इक्विटोरियल पे जब हम रखेंगे तो यहाँ से कोई 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं होता। 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन will cause only when substituents are present on एक्सियल पोजीशन। ठीक है, सिर्फ एक्सियल पोजीशन पे होंगे तभी यहाँ से 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इक्वेटोरियल पे कभी नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट ये नोट कर लो। देन एंड द चेयर कन्फर्मेशन फील्स रिपल्सिव इंटरेक्शन एंड ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। और यहाँ से 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है? मॉलिक्यूल है उसे रिपल्सिव इंटरेक्शन फील होता है। रिपल्सिव इंटरेक्शन है, दैट मीन्स एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। Then the consequence of increase in energy is the stability of molecule. Next point है यहाँ से, in 6-membered heterocycles 1,3 डायक्सियल interaction increases because the presence of heteroatom decreases the bond length. यहाँ से देखिए हमने क्या बोला, इन 6-membered heterocycles हैं उनमें 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है वो इंक्रीज करता है। और इंक्रीज करने का रीजन क्या होता है? तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा हुआ है। तो यहाँ पे इंक्रीज करने का रीजन क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे एक तो आप इस वाले रिंग में चलिए, ठीक है, जो कि हमने सिंपल साइक्लोहेक्सेन की रिंग ली है, एक हम इस वाले रिंग में चल लेते हैं। तो यहाँ से ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ से ये वाली बॉन्ड लेंथ है ये भी कम होगी। जब दोनों बॉन्ड लेंथ है वो क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो कम होंगी। तो यहाँ से क्या होगा? ये जो 1 और 3 पोजीशन है ये क्या होंगी? पास में आएंगी। 1 और 3 पोजीशन है वो साइक्लोहेक्सेन की कंपेयर में पास में आएंगी। जैसे ही 1 और 3 पोजीशन पास में आएंगी, ठीक है, दूर है तो इंटरेक्शन कम है, पास में आएंगी तो इंटरेक्शन और ज्यादा होगा। यानी कि स्टेरिक इंटरेक्शन है तो यहाँ से रिपल्सन है वो भी और ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी वो इंक्रीज करेगी, और एनर्जी इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ से पॉइंट सीधा से समझ आ रहा है कि जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनमें 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन की वजह से जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पे आपको नहीं मिलेंगे। कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट करेंगे। और ये चीज हमें जनरली भी पता होती है कि जो भी बल्की ग्रुप होता है, ठीक है, जो भी बल्की ग्रुप होता है हम उसे कहाँ पे पुट करते हैं? उसे हम पुट करते हैं एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, नॉट ऑन एक्सियल, बिकॉज ऑफ 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। तो चीज समझ आ रही है? ये तो जनरल सा केस भी होता है कि हम ऑलवेज जो इक्वेटोरियल ग्रुप्स, ऑलवेज जो बल्की ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम कहाँ पे पुट कर रहे होते हैं? उन्हें हम पुट करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, नॉट ऑन एक्सियल पोजीशन। आप चाहे कहीं भी देख लेना, जो भी बल्की ग्रुप हैं वो आपको कभी भी एक्सियल पोजीशन पे नहीं मिलेंगे, वो ऑलवेज आपको कहाँ पे मिलेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही मिलेंगे। रीजन होता है 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है, डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ इन कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की कंपेयर में बॉन्ड लेंथ उन्हें क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, डिक्रीज कर देता है। एज डिस्टेंस इन बिटवीन 1 और 3 पोजीशन डिक्रीजेस। ठीक है, अब क्या होगा? 1 और 3 पोजीशन के बीच में डिस्टेंस है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। 1 और 3 पोजीशन के बीच में डिस्टेंस जैसे ही डिक्रीज करेगा, स्टेरिक रिपल्सन इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से देखिए हम देख लेते हैं, देन द स्टेरिक रिपल्सन इंक्रीज करेगा। देन व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन स्टेरिक रिपल्सन? दैट इज इंक्रीज इन एनर्जी। तो यहाँ से एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगी एंड स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। सो स्टेबिलिटी ऑफ एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड हेटेरोसाइकल्स इज डिक्रीज्ड। ठीक है, एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड। अब यहाँ से यदि इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूटेड है तो इक्वेटोरियल पे यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि इक्वेटोरियल में तो 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ पे होता है? एक्सियल में होता है। यदि इक्वेटोरियल पे 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन ही नहीं है तो फिर यहाँ से स्टेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। सिर्फ ये कौन से केस में होता है? व्हेन
when the ring is axial substituted, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे यदि कोई सब्सटीट्यूएंट है तो ओनली उस वाले केस में ही यहाँ से स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट जाता है, रिपल्सन पे इम्पैक्ट जाता है, एनर्जी पे इम्पैक्ट जाता है, अदरवाइज नहीं जाता, ठीक है। तो ये यहाँ से होता है कि जो भी एक्सियल सब्सटीट्यूटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी है वो कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज ऑफ 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। तो यहाँ से आप ये पॉइंट भी बता सकते हैं दैट एक्सियल सब्सटीट्यूटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ मोर 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है। पॉइंट क्लियर है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्लेन द 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ 2-मिथाइल 1,3 डाइऑक्सेन। हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर किया है 2-मिथाइल 1,3 डाइऑक्सेन का। तो चलिए, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, जब भी हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर करते हैं, जब भी हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हेटेरोएटम से करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ये मैंने बीएससी थर्ड ईयर का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो एक्सप्लेन किया, तो उसमें मैंने बेसिक नोमेनक्लेचर के बारे में बताया है। एमएससी में अपना नोमेनक्लेचर है वो नहीं हुआ है अभी तक, बट मैंने बीएससी वाले जो आप स्टार्टिंग के 2 वीडियोज हैं, दो वीडियोज हैं, उनमें आप नोमेनक्लेचर है वो देख सकते हैं, आपको काफी हेल्प होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं? हम नंबरिंग करते हैं ऑलवेज हेटेरोएटम से। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर लो चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है, 2 पोजीशन पे ही है। तो यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, देन 3, 4, 5 एंड 6। अब हमने जो एग्जाम्पल लिखा है ये किसका है? 2-मिथाइल, 2 पोजीशन पे कौन सा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, एंड 1,3 डाइऑक्सेन है। 1 एंड 3 पोजीशन पे क्या है? 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये जो कंपाउंड है ये कौन सा होता है? 2-मिथाइल 1,3 डाइऑक्सेन होता है। अब हमें क्या करना है? 2-मिथाइल 1,3 डाइऑक्सेन में एक बार के लिए हम इस वाली नंबरिंग को हटा देते हैं। ये वाली नंबरिंग समझ में आ गई? ये तो मैंने आपको जनरल बता दी कि कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है वो हमने कैसे किया है। अब हम यहाँ से हमारी 1,3 डायक्सियल वाली नंबरिंग करते हैं। 1,3 डायक्सियल वाली नंबरिंग तो देखिए अगेन जो एग्जाम्पल है उसको आप देख के यहाँ से ऑक्सीजन को 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन मत कंसिडर कर लेना कि ऑक्सीजन यहाँ पे 1,3 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो इनका कुछ इंटरेक्शन होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरेक्शन है वो किसका हो रहा है? इंटरेक्शन है वो एक्सियल ग्रुप और जो इससे 3rd पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनका हो रहा है। ऑक्सीजन का यहाँ से सिर्फ इतना ही रोल होता है कि ये क्या कर देता है? इंटरेक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इंटरेक्शन को इंक्रीज कर देता है। कहीं आप इन दोनों की पोजिशन को देखिए, ठीक है, बिकॉज देखिए ये ऐसे कंफ्यूजन बहुत होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, ठीक है। तो कहीं आप इन दोनों की पोजीशंस को देखिए कि 1 एंड 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, इससे 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन कंसिडर मत कर लेना। 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन क्या है? वो है जो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट है वो और जो उसकी रेस्पेक्ट में 3rd पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनके साथ में जो इंटरेक्शन है दैट इज 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या किया? मिथाइल ग्रुप को हमने एक्सियल पोजीशन पे रखा है। ये कहाँ पे है? एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे है तो चलिए हम इस यहाँ से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ से भी 1, 2, 3। 1 एंड 3 पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक्सियल है। यदि ये ग्रुप एक्सियल है तो यहाँ पे इंटरेक्शन है वो कोज करेगा, इंटरेक्शन कोज करेगा, ठीक है, इंटरेक्शन कोज करेगा बिकॉज यहाँ पे ये कौन सा है? एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है तो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज करेगा। और इंटरेक्शन क्यों इंक्रीज करेगा? बिकॉज यहाँ से ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाली बॉन्ड लेंथ है, ये डिक्रीज कर जाती है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेंगी दैट मीन्स जो बॉन्ड्स हैं वो और भी पास आएंगे, और भी पास आएंगे, दैट मीन्स इंटरेक्शन है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और इंटरेक्शन यदि इंक्रीज करता है रिपल्सन इंक्रीज करेगा, रिपल्सन इंक्रीज करेगा, एनर्जी डिक्रीज करेगी। सो वी कैन से दैट कन्फर्मर ए इज लेस स्टेबल, ठीक है, वी कैन से दैट कन्फर्मर ए इज लेस स्टेबल। कैसे है लेस स्टेबल? समझ आ गया? बिकॉज ऑफ 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन। अब क्या होता है? ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करता है? तो यहाँ से होती है रिंग फ्लिपिंग, ठीक है, रिंग फ्लिपिंग भी रिंग इन्वर्जन या फिर रिंग फ्लिपिंग हम बोल सकते हैं। तो ये चीज भी मैं आपको बताऊंगी, ये मुझे पिरामिडल इन्वर्जन के साथ में बताना था, बट पहले कोई नहीं, वो करते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में मिलेगा अबाउट द रिंग इन्वर्जन। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ रिंग इन्वर्जन है वो एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। रिंग इन्वर्जन है वो होता क्या है? तो देखिए रिंग इन्वर्जन में ऑलवेज क्या होता है? सिंपल सा है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? जो ऊपर है उसे नीचे कर दो, नीचे है उसे ऊपर कर दो, ठीक है, सिंपल सी चीज है। पिरामिडल इन्वर्जन सभी ने पढ़ा है। पिरामिडल इन्वर्जन से देखे कंसिडर करिए, पिरामिडल इन्वर्जन में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप साइड पे होता है एंड जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डाउन साइड पे होते हैं। हम आफ्टर इन्वर्जन क्या होता है? यहाँ से आफ्टर इन्वर्जन लॉन पेयर है वो डाउन साइड पे आ जाता है, बाकी सारी चीजें ऊपर साइड पे चली जाती हैं। यानी कि आपको क्या करना है? जब भी रिंग इन्वर्जन होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जब भी रिंग इन्वर्जन होता है तो अप है वो अप बिकम्स डाउन,
अप बिकम्स डाउन एंड डाउन बिकम्स अप, डाउन बिकम्स अप, ठीक है। साथ में क्या होता है, एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल, एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल बिकम्स एक्सियल। ये चेंजेस होते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। जो अप है वो तो डाउन चला जाएगा, डाउन है वो अप हो जाएगा, एक्सियल है वो इक्वेटोरियल हो जाएगा, इक्वेटोरियल है वो एक्सियल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये बात किसके बारे में हो रही है, कार्बन एटम्स के बारे में, ठीक है। और यहां से बात किसके बारे में हो रही है, अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स में से कोई अप है तो वो अप ही रहेगा, ठीक है। चीज समझ आ रही है। सब्स्टिट्यूएंट्स में से कोई अप है तो वो अप ही रहेगा। सिर्फ कार्बन्स हैं वो अप डाउन पोजीशन पे चेंज होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन चेंज होती है। लाइक एक यदि आपका एक्सियल है वो अप साइड पे है तो वो इक्वेटोरियल अप साइड पे हो जाएगा, ठीक है। वो डाउन साइड पे नहीं जाएगा, क्योंकि डाउन साइड पे जाएगा तो फिर वो कौन सा रहना है, एक्सियल ही रहना है। एंड रिंग फ्लिपिंग में क्या होता है, एक्सियल है वो इक्वेटोरियल बन जाता है और इक्वेटोरियल है वो एक्सियल बन जाता है। कार्बन, जो कार्बन आपका अप साइड पे था उसे आप डाउन साइड पे ले आओ, जो कार्बन डाउन साइड पे था उसे आप अप साइड पे ले जाओ। देखिए कराते हैं रिंग इन्वर्जन। यहाँ से सबसे पहले हम इस वाले कार्बन को पकड़ लेते हैं जिसपे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। मिथाइल ग्रुप वाला कार्बन है वो कहाँ पे है, अप साइड पे है। हम कहाँ पे लेके आएंगे, डाउन साइड पे। आगे डाउन साइड पे। सब्स्टिट्यूएंट्स को बाद में देखना है एक बार के लिए। हमने क्या किया, यहाँ से ये वाला कार्बन अप साइड पे था, हमने इसे डाउन साइड पे कर दिया, ठीक है। यानी कि सिंपल सा है। आपको क्या करना है, इस चेयर को देखिए, मैं आपको घुमा के दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा माइंड में इमेजिनेशन करना। यहाँ से आपने इसे ऐसे पकड़ा, ठीक है। यहाँ से इसे ऐसे पकड़ा, यहाँ से इसे ऐसे पकड़ा, इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो। चीज समझ आ गई, ठीक है। चीज समझ आ रही है। इसको क्या करना है, नीचे करना है, इसको ऊपर कर देना, यही रिंग इन्वर्जन होता है। तो हमने क्या किया, बेसिकली इस वाले को यदि नीचे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली 2 एंड ये वाला जो दोनों ऑक्सीजन वाले कार्बन, दोनों ऑक्सीजन वाले जो सेंटर है ये कहाँ पे जाएंगे, अप साइड पे जाएंगे। चले गए दोनों अप साइड पे। इससे बाद, इससे के बाद ये जो अप था, इसके बाद दोनों ही डाउन थे, अब दोनों कहाँ पे चले गए, अप पे चले गए। अब उसके बाद अगेन ये दोनों अप थे, तो अप थे वो कहाँ पे चले गए, डाउन पे चले गए। और ये डाउन था तो ये कहाँ पे चला गया, अप पे चला गया। इतनी चीज क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है सब्स्टिट्यूएंट्स में चेंज। सब्स्टिट्यूएंट्स में हमने क्या बोला कि एक्सियल है वो इक्वेटोरियल हो जाएगा और इक्वेटोरियल है वो एक्सियल हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला क्या है, एक्सियल है, तो एक्सियल है तो ये कहाँ पे जाएगा, इक्वेटोरियल पे जाएगा। अभी भी ये अप पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। अभी भी ये अप पोजीशन पे ही रहेगा। अप एंड डाउन पोजीशन वो ओनली कार्बन एटम्स की चेंज होती है, ठीक है। ओनली सेंटर्स की चेंज होती है। सब्स्टिट्यूएंट्स में एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन चेंज होती है, अप डाउन नहीं चेंज होती, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए ये जो CH3 है ये रहेगा अभी भी अप ही, लेकिन क्या होना है, ये इक्वेटोरियल बन गया, क्योंकि डाउन वाले कार्बन पे इक्वेटोरियल है वही अप साइड पे होता है, एक्सियल है वो कहाँ पे होता है, डाउन साइड पे होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं आफ्टर रिंग इन्वर्जन, अब ये तो चला गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अब ये है इधर, हाइड्रोजन है इधर, क्या होगा, 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं होने वाला। तो कन्फर्मर बी में 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं होता बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप वो चला जाता है, इसलिए यहाँ पे 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज द मोर स्टेबल कंफर्मेशन, इट इज द मोर स्टेबल कंफर्मेशन। ये समझ आ गई। दोनों कंफर्मर्स में से कौन सा कंफर्मेशन वो ज्यादा स्टेबल है, बी कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन, बिकॉज ऑफ मिथाइल ग्रुप is on equatorial position. हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। कंफर्मर A having 1,3 डायक्सियल interaction because of axial CH3 group and less stable, whereas B conformer with equatorial methyl group having no 1,3 डायक्सियल interaction so contains less एनर्जी एंड मोर स्टेबल, ठीक है। एनर्जी रिपल्सन वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप फिर से थ्योरी में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना है, थ्योरी को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आप फिर से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिंपल सा आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे एक्चुअल जो एस्पेक्ट है वो क्या देखना है आपको। एक्चुअल एस्पेक्ट यही है कि जब हम बात कर रहे हैं 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन की साइक्लोहेक्सेन में, तो साइक्लोहेक्सेन में भी 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन कॉज करता है, इंस्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। बट यदि हम बात कर रहे हैं अबाउट द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इंस्टेबिलिटी ऑफ चेयर कन्फर्मेशन है वो और ज्यादा डिक्रीज कर जाती है व्हेन इट इज एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड, व्हेन चेयर कन्फर्मेशन इज एक्सियल सब्स्टिट्यूटेड। सो हमें पॉइंट यही यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है दैट जो भी आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें चेयर कन्फर्मेशन में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कहाँ पे होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा, रिंग इन्वर्जन होगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए तो कुछ भी होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी होती है, रिंग इन्वर्जन की होती है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, रिंग इन्वर्जन हो जाता है।
तो यहाँ पे होता है हमारे 2 पॉइंट्स कंप्लीट. फर्स्ट वन वाज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, सेकंड वन इज 1,3 axial interaction. Both are most important, and 1,3 axial interaction is one of the most important topic of this unit, non-aromatic heterocyclic compounds. So आज का वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट पिरामिडल इन्वर्जन एज वेल एज रिंग इन्वर्जन. सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में. तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग.